डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी के अंतर्गत कथा भारती बुक में वर्णित बलिदान कहानी का। बलिदान कहानी के लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जैसा कि इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ग्रामीण दशा, ग्रामीण परिवेश में किसान की उस दयनीय दशा का वर्णन किया है जहां एक किसान अपने बैल को, अपने हलों को केवल अपना संसाधन ही नहीं समझता बल्कि अपनी मान मर्यादा का प्रतीक समझता है। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने बलिदान कहानी में एक किसान की किस प्रकार से जमींदार उस किसान को सताते हैं, कैसे कैसे लोग यातना देकर उसके बैलों को ले लेते हैं, उसके खेतों को ले लेते हैं और उसे अंत में मौत के मुंह में जाने के लिए विवश कर देते हैं। तो इस कहानी में आपको यही ग्रामीण परिवेश का दृश्य दिखाई पड़ेगा। कहानी के अगर मुख्य पात्रों की बात करते हैं, कहानी के पात्रों की बात करते हैं तो देखिए कहानी के मुख्य पात्र, कहानी का मुख्य पात्र हरखू, जिससे कहानी प्रारंभ होती है, जो उस क्षेत्र का, उस गांव का बहुत मानिंदा आदमी रहता है, लेकिन उसकी स्थिति खराब होती है और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा, कहानी का जो मुख्य पात्र है गिरधारी, हरखू का लड़का है। गिरधारी से ही पूरी कहानी प्रारंभ होती है। गिरधारी ही कहानी का मुख्य नायक है। लाला ओंकारनाथ जो उस क्षेत्र के, उस एरिए के जमींदार हैं और जमींदार के साथ साथ वो गिरधारी उन्हीं से, लाला ओंकारनाथ से ही खेत लेकर जोतता होता है। मंगल सिंह, मंगलू, जो उसके बैलों को मंगल सिंह क्या करता है, खरीद लेता है। उसकी दृष्टि गिरधारी के बैलों पे रहती है तो मंगल सिंह भी कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी का अगला पात्र कालिका दीन है। कालिका दीन जिसकी निगाह उसके खेतों पर थी और उसके खेतों को, किसके, गिरधारी के खेतों को कालिका दीन ले लेता है लाला ओंकारनाथ से चापलूसी करके। लाला ओंकारनाथ से चापलूसी करके कालिका दीन गिरधारी के खेतों को ले लेता है। तो यह भी कहानी का मुख्य पात्र है। गिरधारी की पत्नी जो कहानी के प्रारंभ में भी गिरधारी के साथ दिखाई पड़ती है और जब कहानी का अंत होने लगता है तो उसकी पत्नी और उसके लड़के के साथ ही वह कहानी समाप्त होती है दृश्य के साथ। तो गिरधारी की पत्नी भी कहानी की मुख्य पात्र है। उसका लड़का, जो गिरधारी का लड़का है, जब वो छोटा था, जब मंगल सिंह उसके बैलों को ले जा रहा था तो छोटा सा बच्चा उसको सांटी से मार रहा था और वही बच्चा आज बड़ा हो गया है और ईंट भट्ठे पे काम करके अपनी जीविका चलाता है। तो गिरधारी का पुत्र भी कहानी का मुख्य पात्र है। और अब बात करते हैं कहानी के सारांश की। तो देखिए कहानी का सारांश बड़ा दिलचस्प है, बड़ी अच्छी कहानी है। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि मिली है और बहुत सारी कहानियों को लिखकर मुंशी प्रेमचंद अमर हो गए हैं। तो कहानी का सारांश इस प्रकार है। हरखू अपने क्षेत्र का मानिंद व्यक्ति है, उसका पुत्र गिरधारी है। हरखू को पंचायत में लोग बुलाते हैं। हरखू कभी बीमार नहीं होता और एक दिन हरखू की तबीयत खराब होती है तो वह ठीक नहीं होती है। बहुत प्रयास करने के बाद फिर भी वह ठीक नहीं होता है और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र गिरधारी अपने पिता का श्राद्ध बहुत धूमधाम से करता है, 13वीं बहुत धूमधाम से करता है और बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करता है, खिलाता है और उसके ऊपर कर्ज भी हो जाता है। वह लाला ओंकारनाथ से 5 बीघे खेत लिया है जिसमें अपने बैलों, खुद के उसके बैल हैं, उसके द्वारा वह खेती करता है। लेकिन उस क्षेत्र के, उस गांव के बहुत सारे लोगों की निगाह उसके उस खेतों पर लगी हुई है कि किस प्रकार से उसके खेतों को अपना लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। और वो लाला ओंकारनाथ से जाकर गिरधारी की बहुत सारी बुराई शिकायत करते हैं। एक दिन लाला ओंकारनाथ गिरधारी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो गिरधारी, सभी इस खेतों का नजराना बहुत अधिक दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ही चाहता हूं कि तुम खेत रहो। और उसको समय देते हैं कि इतने समय में अगर तुम लगान और नजराना अगर दे देते हो तो ये खेत तुम ही रहोगे, अन्यथा मैं यह खेत किसी और को दे दूंगा। गिरधारी बड़ा उदास होता है, आता है, व्यवस्था बंदोबस्त करता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाती और उसके बैलों को कम पैसे में खरीद लेता है। फिर आषाढ़ सावन का समय आता है और पैसे इकट्ठे नहीं हो पाने की वजह से वो गिरधारी के वो खेत कालिका दीन ले लेता है। गिरधारी की पत्नी कालिका दीन और उसकी पत्नी को बहुत
बुरा भला कहती है, लेकिन जब आषाढ़ का दिन आता है सभी अपने खेतों की जुताई में लग जाते हैं, सभी अपने बैलों को लेकर खेतों में जाते हैं, सभी अपने हलों को सही करने लगते हैं, ठीक करते हैं। उसी समय गिरधारी भी अपने बैल, अपने हलों को सही करना चाहता है, किंतु उसके पास कुछ है ही नहीं और इसके चक्कर में वो अपना आपा खो बैठता है, अर्थात वो क्या हो जाता है, पागलों जैसा वेशभूषा उसका हो जाता है। अब गिरधारी इस प्रकार से गिरधारी दौड़कर कभी बढ़ई के पास, कभी लोहार के पास, किसी के पास दौड़ दौड़ कर जाता है अपने हलों को, अपने हलों में बहुत सारी चीज़ों को सही कराने के लिए। लेकिन वे सभी बढ़ई जो कभी उसके यहाँ मजदूर का कार्य किया करते थे, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सब सारे पुरोहित सब उसके यहाँ लगे हुए थे, क्योंकि वो मानिंदा आदमी था गांव का। लेकिन आज सभी उसका अवाक होकर मुँह देखते हैं। और गिरधारी एक दिन लौट कर आता है और सर झुकाए हुए अपने खेतों की ओर चला जाता है। शाम हो जाती है, उसकी पत्नी उसका इंतजार करती है, लेकिन गिरधारी लौटकर नहीं आता है। उसकी पत्नी संध्या के समय उसकी पत्नी दिया अर्थात दीपक जलाकर अपने दरवाजे पर रखती है। तभी उसको लगता है जैसे बैल की नांदों के पास कोई खड़ा है। वह देखती है कि गिरधारी है, वह उसके पास जाती है। तभी गिरधारी झम से एक कुएं में कूद पड़ता है। वह गिरधारी नहीं होता बल्कि उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा तड़प के निकलती है। इस प्रकार से ऐसा उसकी पत्नी को आभास होता है और वे सभी जान जाते हैं कि गिरधारी की मृत्यु हो गई। और अब कई महीने बीत चुके हैं। कालिका दिन गिरधारी के खेतों को ले चुका है और वह गिरधारी के खेतों को जोतना बोतना चाहता है, लेकिन गिरधारी अपने खेतों पर उसकी आत्मा मंडराती रहती है। शाम के समय गिरधारी के खेतों की तरफ से किसी के आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि गिरधारी वहाँ रोते हुए वहाँ बैठा रहता है। और जब कभी बैल या हल लेकर कोई उसके खेतों में जाता है तो वो अनायास ही उनको सताता है, परेशान करता है। सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। आज लाला ओंकार नाथ का वो 5 बीघा खेत ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है, ना तो उसमें जुताई होती है, ना बुआई होती है, ना हल चलता है, ना कुछ। और डर के मारे कोई उन खेतों की ओर शाम के समय जाता भी नहीं है, उधर का रास्ता भी बंद हो जाता है शाम के समय डर के मारे। तो इस प्रकार से कई महीने बीत चुके हैं। आज उस गिरधारी के खेतों को लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और गिरधारी का लड़का अब बड़ा हो चुका है और ईंट भट्ठे पर काम करता है। तो इस प्रकार से आपकी बड़ी मार्मिक कहानी है बलिदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आइए अब कहानी का सारांश आपका समाप्त होता है और कहानी के मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन बोर्ड पर कहानी दिखाई पड़ेगी और मैं उसके मुख्य बिंदुओं पर आपको चर्चा कराता रहूँगा। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे अधिक असर उसके नाम पर भी पड़ता है। इसी कारण शक्कर के व्यवसायी हरकचंद कुर्मी का जब कारोबार टूट गया तो उसका नाम हरखू हो गया। पहले उसके पास कई हल की खेती होती थी, लेकिन अब उसके पास केवल 5 बीघा जमीन, 2 बैल और 1 हल की खेती ही है। पहले हरखू वर्ष में 1-2 बार ही बीमार पड़ता था, लेकिन बिना दवा खाए 1-8 सप्ताह में ठीक हो जाता था। अब वह 70 वर्ष का हो चुका था। इस वर्ष बीमार पड़ा तो 1 महीने में भी ठीक न हुआ। यद्यपि उसके पुत्र गिरधारी ने आयुर्वेदिक औषधियों से उसकी चिकित्सा करवाई, लेकिन हरखू ठीक न हुआ। गांव के 1-2 संपन्न लोगों ने उसे अंग्रेजी दवा खाने की सलाह दी, लेकिन अपने जीवन में निराश हरखू ने 5 महीने तक कष्ट भोग कर शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका दाह संस्कार बड़े ही शान शौकत से किया। तो इस प्रकार उसके पुत्र गिरधारी ने हरखू की 13वीं और अंत्येष्टि शान शौकत के साथ किया। हरखू का खेत बहुत ही उपजाऊ था। वह गांव वालों की निगाह पर चढ़ा हुआ था। वे जमींदार को नजराने के लिए बड़ी रकमों की पेशकश कर रहे थे। इसलिए जमींदार ओंकार नाथ ने गिरधारी को 100 रुपये नजराने के लिए कहा। गिरधारी के लिए ये नजराना देना संभव नहीं था। वह बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। गिरधारी और उसकी पत्नी सौभागी दोनों ही चिंतित थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सोचता था। जिस खेत के बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वे ही खेत उसके हाथों से निकले जा रहे थे। वह खेत की मेड़ पर बैठकर घंटों रोता रहता था। अंततः ओंकार नाथ ने कालिका दिन से नजराना लेकर खेत उसको दे दिया। गिरधारी के घर उस दिन चूल्हा नहीं जला, तो इस प्रकार से उसके खेत भी उसके हाथ से
निकल गए। सौभागी कालिका दिन की स्त्री से आए दिन बहाना ढूंढकर लड़ लेती थी, लेकिन गिरधारी किसी से कुछ नहीं कहता था। 3-4 महीने बीत गए और बरसात का समय आ गया। गांव के लोग अपने खेतों को जोतने बोने की बात करते तो गिरधारी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। तुलसी बनिया के गिरधारी पर कुछ रुपए बाकी थे। उसने गिरधारी को रुपयों के लिए धमकी दी तो गांव के ही व्यवहार कुशल मंगल सिंह ने उसके बैलों की जोड़ी औने पौने दाम लगा करके 60 रुपये में खरीद ली। जब बैलों को मंगल सिंह ले जा रहा था तो गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब रोया। सौभागी भी खूब रोई। उस रात गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और रात को ही कहीं चला गया। गांव के लोगों ने खूब खोजबीन की, लेकिन उसका पता न चला। तो इस प्रकार से गिरधारी उदास हो गया था। अगले दिन सौभागी को गिरधारी बैलों की नांद के पास दिखाई पड़ा। जब वह उसकी ओर चली तो वह पीछे हटता हुआ अचानक गायब हो गया। दूसरे दिन जब कालिका दिन हल लेकर खेत पर पहुंचा तो उसे गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा दिखाई पड़ा। जब वह गिरधारी की ओर चला तो गिरधारी पीछे हटता हुआ पास के कुएं में कूद पड़ा। अर्थात इस प्रकार से वह गायब हो गया, क्योंकि वह मर चुका था, वह उसकी आत्मा थी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्ठे पर काम करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूँ खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं है। अब वह मजदूर है। सौभागी अब पराए गांव में आए कुत्तों की भांति दबकती फिरती है। वह अब पंचायत में भी नहीं बैठती। वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी इस कहानी में एक किसान के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया गया है उसका वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।